नमस्कार साथियों, मैं संदीप राठौर केवीएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत कर रहा हूं। साथियों, आज चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को विशेष सूचना दे देते हैं। हमारा चल रहा है यूनिट 6 और साथियों यूनिट 6 का आज ये लास्ट क्लास है। इससे पहले पूरा हो चुका है। ये यूनिट 6 का आज लास्ट है। लास्ट क्लास में हम देखेंगे वित्तीय संस्थाएं एवं का पार्ट 1 हो चुका है। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो साथियों, ब्याज ऐप किस बैंक का पेमेंट गेटवे है ब्याज? पहला HDFC, दूसरा एक्सिस बैंक, तीसरा RBI, चौथा IDBI बैंक का। किसका है ब्याज? किस बैंक का है पेमेंट, बैंक पेमेंट ब्याज? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। तो साथियों, ये है HDFC का। किसका है? HDFC का। ठीक है, किसका है? HDFC का। उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका माध्यम से उपयोगकर्ता एक सेकेंड, इसमें उपयोगकर्ता बिलों की भुगतान टिकटों की बुकिंग आदि आसानी से कर पाता है। ₹0 में भी HDFC में अकाउंट खुल जाते हैं। ठीक है साथियों, पता है ना आप सभी को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है? कौन सी समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है दोस्तों? MN गोईपोरिया समिति, SS तारापुर समिति, D सुब्बाराव समिति, उपर्युक्त सभी। कौन है बैंकिंग सुधार से संबंधित? कमेंट करिए दोस्तों, कौन सी समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है। तो आइए साथियों देखते हैं। MN गोईरोप्पा समिति, ये 1990 में गठित हुआ था। कब गठित हुआ दोस्तों? 1990 में। उद्देश्य क्या थे इसके? उद्देश्य की बात करें दोस्तों, तो ये बैंक ग्राहक सुधार में सुविधा, बैंक में ग्राहक सुधार सुविधा में सुधार करना व इसी के सुझाव पर बैंक लोकपाल की शुरुआत की। बैंक ने किसकी शुरुआत की? लोकपाल की। तारपुर समिति क्या है दोस्तों? ये कब आया? 2006 में आया। इसका कार्य क्या था या फिर उद्देश्य था दोस्तों? भारत में डॉलरीकरण के क्रियान्वयन का परीक्षण करना। ये किसका उद्देश्य था? तारपुर समिति का। सुब्बाराव समिति का उद्देश्य था मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह प्रदान करना। क्या करना? सलाह प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, 1990 उद्देश्य क्या था? गोईपोरिया की बैंक की ग्राहक सुधार सुविधा में सुधार करना, इसी के सुझाव पर बैंक लोकपाल की शुरुआत करना है। 2006 में जो है तारपुर समिति भारत में डॉलरीकरण के क्रियान्वयन का परीक्षण करना, और साथियों D सुब्बाराव समिति मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह प्रदान करना है। अर्थात बैंकिंग सुविधा से ऑप्शन नंबर डी, तीनों ही मतलब तीनों सम्मिलित हैं, अर्थात उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों, आपका अगला प्रश्न है, नचिकेत मोड़ समिति का संबंध किससे है? नचिकेत मोड़ समिति का कर प्रणाली, वित्त व्यवस्था, बैंकिंग सुधार, पर्यावरण क्षेत्र, किससे संबंधित है? नचिकेत मोड़ समिति का संबंध किससे है?
साथियों जल्दी से कमेंट कीजिए। तो साथियों इसका संबंध है वित्त व्यवस्था। किससे संबंधित है? वित्त व्यवस्था से संबंधित है। ये 2014 से, ये आरबीआई द्वारा वर्ष 2014 में देश के प्रत्येक नागरिकों को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने हेतु सुझाव देने के लिए किया गया था। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। किस वर्ष देश ने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने हेतु नया नारा कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिजाइन, क्या नया नारा कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइस दिया? पहला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा? किसके द्वारा दिया गया था साथियों? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि नया नारा कैश इज किंग बिट डिजिटल इज डिवाइस किसके द्वारा दिया गया था? तो साथियों ये दिया गया था भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। कब दिया गया था साथियों? तो ये दिया गया था 24 फरवरी 2020। कब दिया गया? 24 फरवरी 2020 को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है ग्रीन बैंकिंग का अर्थ है। ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन, बैंकों द्वारा वनों का विकास करना, बैंकों द्वारा वन आधारित उद्योग को ऋण देना, बैंकों का पर्यावरण अनुकूलन परियोजना को वित्त देना, और साथियों अगला है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या है ग्रीन बैंकिंग का अर्थ? साथियों ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं। तो साथियों ग्रीन बैंकिंग का अर्थ है बैंकों द्वारा वन आधारित उद्योगों को ऋण देना। क्या है? बैंकों का पर्यावरण अनुकूलन परियोजना वित्त प्रदान करना, वित्त देना। क्या है? बैंकों का पर्यावरण अनुकूलन परियोजनाओं को वित्त देना है। किसका? ग्रीन बैंकिंग का अर्थ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न है आओ सोचे बड़ा। क्या? आओ सोचे बड़ा किस बैंक की टैगलाइन है? बताइए, आओ सोचे बड़ा किस बैंक की टैगलाइन है? पहला एसबीआई, दूसरा आईडीबीआई, तीसरा एक्सिस, चौथा बैंक ऑफ बड़ौदा। किसका टैगलाइन है दोस्तों? जल्दी से कमेंट कीजिए। क्या बोला है? आओ सोचे बड़ा किस बैंक की टैगलाइन है? तो दोस्तों ये है आईडीबीआई बैंक की। किसकी है? आईडीबीआई बैंक की। इसका फुल फॉर्म देखो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जुलाई कब हुआ था दोस्तों? 1964 को। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 की, यहाँ पे लिख लो कब हुआ? 1 जुलाई 1964 को हुआ था। मुख्यालय नहीं पता। इसका उद्देश्य की बात करें, औद्योगिक विकास हेतु साख तथा वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना। क्या था उद्देश्य? औद्योगिक विकास हेतु साख तथा वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना था। स्वामित्व क्या था? स्वामित्व की बात करें दोस्तों तो भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन
बीमा निगम। क्या था? भारतीय जीवन बीमा निगम था, स्वामित्व। ठीक है, किसका? आओ सोचो बड़ा, ये किसका टैगलाइन है? तो IDBI का टैगलाइन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी भारत वित्तीय समावेशन लिमिटेड किस बैंक की सहायक है? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी भारत वित्तीय समावेशन लिमिटेड किस बैंक की सहायक है? पहला ICICI बैंक, HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक। किसका है साथियों? जल्दी से बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। तो साथियों देखते हैं, साथियों आपका सही आंसर हो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी भारत वित्तीय समावेशन लिमिटेड किस बैंक की सहायक। तो ये है दोस्तों आपका सही आंसर, इंडसइंड बैंक। जी हाँ, इंडसइंड बैंक की है ये साथियों। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में साथियों। कब हुई थी? 1997। किसने की थी? तो विक्रम अकूला ने। किसने की थी साथियों? विक्रम अकूला ने। क्या की थी? स्थापना। मुख्यालय कहाँ है साथियों? मुख्यालय, इसका मुख्यालय है साथियों हैदराबाद। इंडसइंड बैंक का मुख्यालय कहाँ है साथियों? हैदराबाद में। स्थापना 1997 में। और क्या बोलते हैं, इसकी स्थापना किसने की थी? विक्रम अकूला ने की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो पहला है 1949, दूसरा है 1935, तीसरा है 1969, चौथा है 1992। दोस्तों कब किया गया था रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण? जल्दी से कमेंट करिए। बाकी तथ्य देखते हैं रिजर्व बैंक के बारे में। तो इसका गठन दोस्तों रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। कब हुआ दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 को। इस समय इसका क्या बोलते हैं, लेखांकन क्या था? क्या था दोस्तों इस समय इसका लेखांकन? जल्दी से कमेंट कीजिए। जब इसका गठन हुआ तब इसका लेखांकन क्या था साथियों, ये बताइए। ठीक है, लेखांकन वर्ष बताइए कि जून जुलाई दिसंबर क्या था लेखांकन वर्ष। और पहले अध्यक्ष इसके, पहले अध्यक्ष की बात करें तो सर ऑसबर्न स्मिथ, पहले भारतीय। CD देशमुख, पहले भारतीय कौन थे साथियों? CD देशमुख थे। और बात कर लेते हैं, पहले भारतीय तो ये हो गए साथियों, पहले भारतीय CD। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है आपके संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा शपथ कब से लिए? 30 दिसंबर, मतलब पदग्रहण 30 दिसंबर 2024 से लिए। ये तो वर्तमान है। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है मुंबई में। पहले 1937 से पहले कहाँ था? 1937 से पहले ये कोलकाता में था। लेखांकन क्या है? अप्रैल टू मार्च, अप्रैल से मार्च था जब ये शुरुआत में बैंक हुआ, तब इसका था लेखांकन जनवरी टू दिसंबर। और साथियों 1940 में लेखांकन था इसका जुलाई टू जून। ये सब मैं इतना बता दिया। अब बोला है राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो साथियों राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। कब हुआ था रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण? तो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। ठीक है साथियों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी के साथ साथियों आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा? भारतीय बैंक का गवर्नर कौन नहीं रहा साथियों, ये पूछा है।
तो कमेंट कीजिए कौन भारतीय बैंक का गवर्नर नहीं थे। पहला मनमोहन सिंह, दूसरा बिमल जमान, तीसरा सी रंगराजन, चौथा राजा जे चलैया। कौन नहीं थे रिजर्व बैंक के गवर्नर? कमेंट करिए दोस्तों क्या आ रहा आपका, आप लोगों का आंसर। तो साथियों देखते हैं मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह का कार्यकाल दोस्तों रिजर्व बैंक में गवर्नर के रूप में 1982 से 85 तक था। कब से? 1982 से 1985 था। बिमल जमाल का कार्यक्रम साथियों 1997 से 2003 था। और सी रंगराजन का कार्यकाल साथियों 1992 से 1997 था। तीनों तो था, मतलब ये नहीं थे। तो राजा चलैया जब गवर्नर नहीं थे तो क्या थे? तो ये थे अर्थशास्त्री। ये क्या थे दोस्तों? अर्थशास्त्री थे। कौन? राजा जी चलैया एक अर्थशास्त्री थे। ठीक है साथियों, ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के पद पर नहीं थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, यह शीर्ष बैंक है। दूसरा, यह मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है। तीसरा, यह व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है। और चौथा है दोस्तों, यह नाबार्ड के कार्यों को पर्यवेक्षक करता है। पहला ऑप्शन है आपका 1 और 2, दूसरा है 2 और 4, तीसरा है 1, 2 और 3, चौथा है 1, 2 और 4। क्या होगा साथियों आपका सही आंसर? भारतीय रिजर्व बैंक संबंधित है। कमेंट कीजिए दोस्तों क्या होगा सही आंसर। तो आइए देखते हैं साथियों। यह शीर्ष बैंक है, ये तो सही है दोस्तों। यह मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है, ये भी सही है। यह व्यापारिक घरानों को ऋण देता है, दोस्तों ये गलत है। व्यापारिक घरानों को नहीं, व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है। किसको? व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है। चौथा, यह नाबार्ड के कार्यों को पर्यवेक्षण करता है, ये भी सही। मतलब पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा देखिए किस ऑप्शन में, पहले में नहीं है, गलत। चौथे ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। मतलब पहला, दूसरा और तीसरा कथन आपके सत्य है। पहला, दूसरा और चौथा कथन आपके सत्य है, तीसरा कथन गलत है। मतलब कि रिजर्व बैंक या शीर्ष बैंक है, मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है और यह नाबार्ड कार्य का पर्यवेक्षक करता है। साथियों और एक बात, यह व्यापारिक घराने को ऋण प्रदान करता नहीं है, यह व्यापारिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। कौन? सॉरी दोस्तों, पर्यवेक्षक। यह नाबार्ड के कार्यों को पर्यवेक्षक भी नहीं करता है दोस्तों। क्या करता है? यह नाबार्ड के कार्यों को पर्यवेक्षक भी नहीं करता है। मतलब ये नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। सॉरी मेरे की गलती हो गई। यहाँ देखिए नाबार्ड के कार्यों को पर्यवेक्षक क्या करता है? नहीं करता है। मतलब 1 और 2 आपका सही होंगे। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन है? पहला, नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। क्या है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो साथियों भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका गठन कब हुआ साथियों? इसके गठन की बात करें तो कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 को। कब हुआ साथियों? 1 जुलाई 1955। किसका? तो इंपीरियल बैंक जो था, इंपीरियल बैंक का आपको पता ही होगा। इंपीरियल बैंक
कब गठन हुआ? 1921 में। तो इंपीरियल बैंक बना कैसे? तो साथियों बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मद्रास। 1806 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1840 में बैंक ऑफ बंगाल और साथियों 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों को मिला के बनाया गया था क्या? आपका इंपीरियल बैंक ऑफ। ठीक है, कब बनाया गया? 1921 में। और इसी इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया दोस्तों। इसी इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया जिससे बना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कब? 1 जुलाई 1955 को थी। ये तो मैंने पूरा बता दिया कि शुरू पहला बैंक कौन था, बैंक ऑफ बॉम्बे से लेके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तक की जर्नी की बात, कब कैसे क्या प्रोसेस से जाके बना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और साथियों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन की बात करें साथियों तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन है दिनेश खारा। कौन है? दिनेश खारा। साथियों ये कब से पद पर बने हुए हैं? तो ये 28 अगस्त 2024 से अपने पद पर बने हुए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है साथियों? तो इनके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इतने सारे हमने इसमें फैक्ट देख लिए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? पहला IDBI, ICICI, मुद्रा व्यापार सहयोग निधि, भारतीय रिजर्व बैंक। कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? साथियों जल्दी से कमेंट कीजिए कि कौन भारतीय मुद्रा बैंक का व्यापार का अंग नहीं है। तो साथियों आपका सही आंसर होगा मुद्रा व्यापार सहयोग निधि। जी हाँ, मुद्रा व्यापार सहयोग निधि भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न, अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ हुआ था। अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ कब हुआ? अक्टूबर 1966 में, दूसरा अक्टूबर 1969 में, तीसरा दिसंबर 1969 में और साथियों चौथा ऑप्शन है दिसंबर 1980 में। अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ कब हुआ था? जल्दी से बताइए दोस्तों कब हुआ था? तो साथियों अग्रणी बैंक का शुभारंभ दिसंबर 1969 से हुआ। कब हुआ? दिसंबर 1969 में। इसका उद्देश्य की बात करते हैं साथियों। उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था बैंकों और अन्य विकासात्मक एजेंसियों की गतिविधियों जो में विभिन्न मंचों के माध्यम से समन्वय लाना, सभी के बीच समन्वय लाना, मतलब भेदभाव को क्या करना था दोस्तों? समाप्त करना था। सभी में एकजुटता का बीज रोपित करना था, सभी के अंदर भाईचारा का भाव लाना था। इसके कारण अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ किया गया। कब किया गया? दिसंबर 1969 से किया गया था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है दोस्तों। पहला बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरा केनरा बैंक, तीसरा ICICI बैंक, चौथा पंजाब नेशनल बैंक। चारों ऑप्शन में कौन राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है साथियों? ये बताना है आपको, कमेंट करिए कौन राष्ट्रीय बैंक नहीं है। आइए देखते हैं। तो साथियों इसमें से कौन राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो साथियों ICICI बैंक नहीं है, क्योंकि यह भारत के निजी क्षेत्र के सबसे बड़ा बैंक है। क्या है? सबसे बड़ा बैंक है। किस क्षेत्र का? निजी क्षेत्र का। मतलब यह राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? स्थापना 1994 में। कहाँ हुई थी दोस्तों?
बड़ौदा में। आईसीआईसी बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? बड़ौदा में हुई थी। मुख्य कब हुई थी? 1994। और साथियों इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय है आपका इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ है मुख्यालय? मुंबई में है। 1994 में स्थापना। बैंक ऑफ कहाँ? बड़ौदा में हुआ था आईसीआईसीआई बैंक का। इसका यह क्या है? निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। कौन सा? आईसीआईसीआई बैंक है। ठीक है साथियों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र में ऋण दान से तात्पर्य किसको ऋण देना है? ऋण दान सबसे पहले किसको करना है? कृषक को, कृषि को। दूसरा ऑप्शन लघु एवं मध्यम छोटे उद्यम को। दूसरा दुर्बल वर्ग को। चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। किसको ऋण देना है? साथियों कमेंट कीजिए कि भारत के बैंकों की प्राथमिकता ऋण दान के लिए किसको ऋण देना है? तो साथियों कृषि को भी देना है, ये तो सही है। दूसरा ऑप्शन है आपका लघु एवं छोटे मध्यम को, इसको भी देना है। तीसरा है दुर्बल वर्ग, इसको भी देना, अर्थात उपरोक्त सभी को देना है ऋण। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है नाबार्ड संबंधित है। नाबार्ड किससे संबंधित है दोस्तों? पहला ऑप्शन राष्ट्रीय कृषि विकास संस्था, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक और राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। नाबार्ड किससे संबंधित है साथियों? जल्दी से बताइए कि नाबार्ड का संबंध किससे है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये मैं नाम बोल दिया हूँ, बाकी लिख नहीं रहा, ठीक है, आप लोग सुन लीजिएगा। तो इसका है अब इतना बता दिया, मतलब किससे संबंधित है? राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक से संबंधित है। इसकी स्थापना की बात करते हैं। स्थापना की बात करते हैं दोस्तों 12 जुलाई 1982। कब हुई थी स्थापना नाबार्ड की? 12 जुलाई 1982 को। मुख्यालय कहाँ है साथियों? मुख्यालय इसका है मुंबई में। ज़्यादातर बैंकों का मुख्यालय कहाँ है साथियों? मुंबई में। यदि किसी बैंक का मुख्यालय पूछ दिया और मान लीजिए आपसे नहीं आ रहा है या फिर आपने नहीं पढ़ा, मान लो आपको कन्फ्यूजन है, ठीक है ना, यदि आपने नाम ही नहीं सुना तो ज़्यादातर आप मुंबई ही लगाए, क्योंकि ज़्यादातर बैंकों का मुख्यालय मुंबई ही है। कुछ कहीं इधर उधर, बाकी ज़्यादा का मुंबई है। जैसे इंडसलैंड का कहाँ है? हैदराबाद। एक आध ऐसे हैं, नहीं तो ज़्यादातर मुंबई है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? कैशलेस लेन देन के लिए दोस्तों, पहला नचिकेत मोरे समिति, दूसरा शांता कुमार समिति, तीसरा HR खान समिति, चौथा नीरज कुमार गुप्ता समिति। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किए दोस्तों? तो भारत सरकार द्वारा नीरज कुमार गुप्ता समिति का गठन किया था कैशलेस लेन देन के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFC के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस तिथि को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था? पहला 26 जनवरी 2018, दूसरा 23 फरवरी 2018, तीसरा 26 फरवरी 2018 और साथियों 23 फरवरी 2018। चौथा ऑप्शन क्या होगा आपका सही आंसर? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, कब किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश? तो ये दोस्तों 23 फरवरी 2018 को किया गया था। कब किया गया था? 23 फरवरी 2018 को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका भारतीय रिजर्व बैंक के, फिर से देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन तथा उस पर सुझावों हेतु एक समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय? पहला ऑप्शन YH माले रहा, दूसरा आबिद हुसैन, तीसरा बिमल जलान, चौथा राकेश मोहन। कौन थे दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन तथा उस पर सुझावों हेतु एक समिति का गठन किया था? उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों उस समय अध्यक्ष थे YH मालेगाम। कौन थे? YH मालेगाम उस समय क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है साथियों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? RBI देश का केंद्रीय बैंक है, दूसरा RBI केंद्रीय एवं राज्य सरकारों को बैंकर है,
आरबीआई क्या है? देश का केंद्रीय बैंक, पहला ऑप्शन। दूसरा, आरबीआई केंद्रीय एवं राज्य सरकारों का बैंकर है। तीसरा, आरबीआई देश के विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक है। और चौथा, आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई थी। क्या है दोस्तों सही आंसर? जल्दी से बताइए क्या होगा सही आंसर। तो साथियों आइए देखते हैं। आरबीआई देश का एक केंद्रीय बैंक है, ये तो सही है आपका। दूसरा क्या लिखा है? आरबीआई केंद्रीय एवं राज्य सरकारों का बैंकर है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है आरबीआई देश में विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक है, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई थी। दोस्तों ये गलत है। आरबीआई की स्थापना 1949 में नहीं हुई थी, आरबीआई की राष्ट्रीयकरण 1949 में हुई थी। राष्ट्रीयकरण कब हुई थी? 1949 में। तो बोलेंगे सर तो जब राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ तो स्थापना कब हुआ? अब बात कर लें तो स्थापना की, इसका दोस्तों आरबीआई गवर्नर, मैं आरबीआई लिख रहा हूँ, बाकी आप लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या कि गवर्नर लिखना। अधिनियम, आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत इसका गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1935 को। और इसी का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। इसका मुख्यालय कहाँ है साथियों? तो मुख्यालय है इसका मुंबई। मैंने अभी बोला ना, आप देखेंगे ज़्यादातर बैंकों का मुख्यालय कहाँ पाएंगे? मुंबई में पाएंगे। और दोस्तों वर्तमान गवर्नर कौन है? वर्तमान गवर्नर की बात करें संजय मल्होत्रा है। कौन है? संजय मल्होत्रा। इनका पदभार कब से हुआ दोस्तों? ये कब से बने इस पर? तो 30 दिसंबर 2024 से। कब से पदभार संभाला? 30 दिसंबर 2024 से संभाला। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है, पहला। दूसरा, यह भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में कार्य करता है। तीसरा, यह बैंकों का बैंक है। चौथा, यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है। क्या होगा सही आंसर? जल्दी से बताइए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइए। वह विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है, ये तो सही है दोस्तों। दूसरा, यह भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। यह बैंकों का बैंक है, ये भी सही है। यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है। दोस्तों ये गलत है, ये सभी प्रकार के नहीं। ये 1 रुपये, जो 1 रुपये करेंसी है उसको कौन जारी करता है? उसको वित्त मंत्रालय जारी करता है। वित्त मंत्रालय जारी करता है। और उसके सिक्कों में हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो हस्ताक्षर होते हैं दोस्तों वित्त सचिव के। किसके होते हैं? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बैंकरों के बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। इसका अर्थ निम्नलिखित में से कौन से हैं? पहला, अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी जमा संचित रखते हैं। दूसरा, आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। तीसरा, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है। पहला ऑप्शन, निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन। पहला, केवल 2 और 3। दूसरा है केवल 1 और 2। तीसरा है केवल 1 और 3। चौथा है 1 और 2, 1, 2 और 3। क्या होगा दोस्तों जल्दी से बताइए। तो देखते हैं, अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी जमा संचित करता है, ये तो सही है साथियों। दूसरा, आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। यस, एक होता है 2 प्रकार से ऋण देते हैं, एक अल्पकालिक
एक दीर्घकालिक। दीर्घकालिक को बैंक दर बोलते हैं, अल्पकालिक को रेपो दर बोलते हैं, ठीक है ना। दीर्घकालिक को बैंक दर बोलते हैं, दो तरह से ऋण देते हैं, ठीक है साथियों। आगे बात करते हैं, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है दोस्तों, तो ये भी सही है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों ही आपके सही हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न, जब आरबीआई बैंक सांविधिक नकदी अनुपात एसएलआर को 50 आधार अंक कम का आधार अंक 50 कम देता है तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना रहती है। पहला, भारत की जीडीपी विकास दर तेजी से बढ़ेगी। दूसरा, इसमें बैंकिंग व्यवस्था की नकदी में तेजी से कमी आ सकती है। तीसरा, भारत की जीडीपी विकास दर तेजी से घटेगी। और चौथा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं। क्या होगा साथियों आपका सही आंसर, जल्दी से बताइए। आइए देखते हैं दोस्तों क्या बोला है आरबीआई। तो आपका सही आंसर देखिए क्या होता है, भारत की जीडीपी विकास दर तेजी से बढ़ेगी, संभावना रहती, तो ये गलत। इसमें बैंकिंग व्यवस्था की नकदी में तेजी से कमी आती, ये भी गलत। भारत की जीडीपी विकास दर तेजी से घटेगी, ये भी गलत। अनुसूचित और वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर को घटा देते हैं, कौन, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि से क्या संबंध है। मतलब भारत सरकार के ऋण में कमी आती है, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है, देश में अधिक विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश आता है, चौथा, वांछित क्षेत्रों में ऋण प्रवाह होता है। क्या होगा साथियों, जल्दी से बताइए आपका आंसर। देखिए साथियों क्या होता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि की सरकार, तो पहला देखते हैं, तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है दोस्तों, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जब भारतीय रिजर्व बैंक नवकी रिजर्व अनुपात नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या है। पहला, वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने के लिए हम कम मुद्रा होगी, आरबीआई के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। तीसरा, केंद्र सरकार के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। चौथा, वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए अपेक्षाकृत अधिक मुद्रा होगी। क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए क्या होगा आपका सही आंसर। तो साथियों, वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, ये होगा आपका सही आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे कहते हैं अल्प दर पर। किस पे, देखो क्या लिखा है, व्यापारिक बैंक जिस दर पर व्यापारिक बैंकों को अल्पकाल के लिए, मैंने बता चुका था दीर्घकाल अल्पकाल सब चीज। तो साथियों आप देखिए, पहला ब्याज दर, बैंक दर, उलट रेपो दर, रेपो दर, क्या होगा जल्दी से बताइए आप लोग। तो साथियों आपका सही आंसर होगा, क्या बोला जाएगा, अल्पकाल के लिए दे रहा मतलब रेपो दर, दीर्घकाल के लिए देता तो बैंक दर। फिर यदि रिजर्व बैंक बैंकों से लेता तो उसे उलट रेपो दर बोला जाता है, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न, वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक से उधार देता है जानी जाती है, अभी बताया क्या, रिवर्स रेपो दर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अकाउंटिंग ईयर है, कब है अकाउंटिंग ईयर। पहला, अप्रैल से मार्च। दूसरा, जुलाई जून। तीसरा, अक्टूबर से सितंबर। चौथा, जनवरी से दिसंबर। क्या है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष, जल्दी से बताइए दोस्तों क्या है। तो आइए देखते हैं,
तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है अब मार्च टू अप्रैल, अप्रैल टू मार्च, मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है। ये पहले 1935 में क्या था दोस्तों, 1935 में जनवरी से दिसंबर था। 1940 से दोस्तों, कब से, 1940 से ये हुआ था जुलाई से जून, जुलाई से जून हुआ था। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। पहला, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दूसरा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। तीसरा, नेशनल बैंक फॉर असेसमेंट रूरल डेवलपमेंट। चौथा, नेशनल बैंक फॉर असेसमेंट रिसर्च डेवलपमेंट। क्या होगा दोस्तों। साथियों आपका सही आंसर अभी मैं बता चुका था पिछले क्वेश्चन पे, क्या बताया था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना भी बता दिया था, स्थापना कब हुआ था, 12 जुलाई 1982। मुख्यालय भी बताया था, मुख्यालय कहाँ बताया था साथियों, तो मुख्यालय बताया था आप लोगों को मुंबई। मुख्यालय कहाँ, मुंबई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट को सही चयन कीजिए। तो देखिए एक साइड दिया है बैंक और एक साइड दिया है प्रकार, मतलब किस बैंक का संबंध किस से है। तो बताना है आपको। पहला है इंडियन बैंक विदेशी, आईसीआईसीआई बैंक सहकारी, सिटी बैंक निजी और शाश्वत बैंक सार्वजनिक। क्या होगा साथियों। पहला ऑप्शन है 1 2 3 4, दूसरा ऑप्शन है 2 3 4 1, तीसरा ऑप्शन है 4 2 3 1 और चौथा ऑप्शन है 4 3 1 2। आइए देखते हैं इंडियन बैंक क्या है दोस्तों। इंडियन बैंक है सार्वजनिक बैंक। इंडियन बैंक क्या है, सार्वजनिक बैंक। आईसीआईसीआई बैंक क्या है दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक क्या है, निजी बैंक। ये सबसे बड़ा निजी बैंक है। देखो 4 और 3, पहले 4 और 3 किस में, ऑप्शन नंबर 3। सिटी बैंक क्या है, विदेशी बैंक। और शाश्वत बैंक क्या है दोस्तों, सहकारी बैंक। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित करता है कि भारत के शेयर बाजार के कार्य को। कौन नियंत्रित करता है भारत के शेयर बाजार के कार्य को। पहला फेमा, दूसरा सेबी, तीसरा MR2P अधिनियम, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट कीजिए कौन करेगा साथियों। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा MR2P अधिनियम द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत ने निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है भारत का। पहला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड, दूसरा सामान्य बीमा कंपनी म्यूचुअल फंड, तीसरा इंडस बैंक म्यूचुअल फंड और चौथा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड। कौन है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड। तो आपका सही आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मुख्यालय मैंने बता दिया था कहाँ है, मुंबई में। बाकी इसके बारे में वीडियो में देखिएगा, मैंने सब बता चुका कि एसबीआई के बारे में, आरबीआई के बारे में, जितने भी बैंक आए हैं ज़्यादातर ही बताए हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों आपका अगला प्रश्न है, भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक। निजी बैंक तो आपको पता है कि आईसीआईसीआई बैंक है, लेकिन सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक सार्वजनिक क्षेत्र में। पहला ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा बैंक ऑफ इंडिया, चौथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो आइए देखते हैं साथियों। तो साथियों भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, भारत में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आइए तो साथियों यहाँ पे हमारा सेशन समाप्त हो रहा। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और इससे संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। और साथियों इसी के साथ आज हमारा यूनिट 6 कंप्लीट हो रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था। जल्दी हम आपके लिए एमपी की अर्थव्यवस्था लाएंगे। और साथियों आप लोग कमेंट करिए कि अब आपको किस यूनिट से संबंधित एमसीक्यू चाहिए। साथियों यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत